परीक्षाएं, हम सबके जीवन में बोर्ड परीक्षाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। खासकर गुजरात में तो बोर्ड परीक्षाओं को कुछ ऐसी परीक्षाओं के रूप में देखा जाता है कि ये कुछ अलग परीक्षाएं हैं। वैसे बच्चे जब से पढ़ते हैं तब से परीक्षा देते आए हैं, लेकिन जैसे ही वो 10th में आते हैं, 12th में आते हैं, अलग स्कूल में जाकर परीक्षा देनी होती है तो उसका एक हवा हम खड़ा कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। और बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च से गुजरात बोर्ड की शुरू हो रही है और 21 फरवरी से सेंट्रल बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। कम दिन बचे हैं और ये कम दिन जब बचते हैं तो बच्चों को एक प्रेशर फील होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का होता है, परिवार वालों का होता है, आस पड़ोस का होता है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है कि आप बोर्ड में हैं, आप बोर्ड में हैं। साल भर से हम बच्चों को यही पिंच करते रहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं, इस बार आप बोर्ड में हैं, पहले से ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये परीक्षाएं देना भी, और उसे VNM टीवी के साथ मिलकर हम और आसान बना रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज, अब एक ही महीना जब बचा है तब सब्जेक्ट वाइज आप लोग तैयारी कैसे करें। ये सारी बातें हम आप हर सब्जेक्ट की तैयारियों के बारे में आपसे बात करेंगे और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट खुद बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से तैयारी करनी है कि आप 10th और 12th बोर्ड में अच्छे से मार्क्स हासिल कर सके। आज बात होने वाली है 12th साइंस की, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट। केमिस्ट्री वैसे 12th साइंस के बच्चों को काफी पसंद भी होता है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और इसीलिए इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। इसकी जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दीप्ति गोसाई मैम को, जो ब्राइट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और पिछले 27 सालों से इसी क्षेत्र में काम करती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मयूरिका जी। दीप्ति मैम, केमिस्ट्री वैसे तो बच्चों को काफी पसंद होता है और इसके प्रिपरेशन करना भी बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन जब अब एक ही महीना बचा है तो क्या ऐसे बच्चों को हम टिप्स दे सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कोर बच्चे कर सके? जैसे अभी आज से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक महीना बचा है गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए, और केमिस्ट्री एज सच ही बच्चों को बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो वो याद नहीं कर पाते हैं और एंड मोमेंट पे रिएक्शंस भूल जाते हैं। तो ऐसे टाइम में मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि अगर आप देखो तो ओल्ड जो सिलेबस था हमारा उसमें 15 से 16 चैप्टर्स थे, उसके कंपैरिजन में अभी गुजरात बोर्ड ने सिर्फ 10 चैप्टर कर दिए हैं, तो वैसे भी 5 या 6 चैप्टर्स हमारे कम हो गए। और पेपर स्टाइल में भी गुजरात सरकार ने बहुत ही अच्छा बदलाव किया है। पहले इंटरनल ऑप्शंस थे तो उसमें एक भी चैप्टर बच्चा ओमिट नहीं कर सकता था, उसको सारे चैप्टर्स कंपलसरी पढ़ने पड़ते थे। लेकिन फिलहाल जो नया पेपर स्टाइल है उस हिसाब से बच्चों को जनरल ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे 12 में से 8 ही प्रश्नों के उनको जवाब लिखने होते हैं। तो इस केस में अगर बच्चा स्मार्ट है, अगर वो बहुत सारे पेपर्स को रिफर करता है, तो इजीली वो ये जो 10 चैप्टर जो टोटल है उसमें से भी एक आध चैप्टर वो ओमिट कर सकता है और बहुत ही अच्छा स्कोर वो कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों को जरूरत है कि वो स्मार्ट वर्कर बने, उसके साथ साथ स्मार्टली जो उन्होंने चूज किया है उसमें वो हार्ड वर्कर भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि बच्चों को अगर जैसे मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप बोर्ड का जैसे केमिस्ट्री के पेपर में आपको हमेशा डर रहता है, बट अगर आप प्लानिंग के साथ मेहनत करते हो तो केमिस्ट्री भी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो उसमें भी आप ये कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक जो है, जो आप न्यूमेरिकल्स करते हो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के करो, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सिर्फ टेक्स्ट बुक के करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर में कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बच्चे ये इंटेक्स क्वेश्चंस भी अच्छे से कर ले तो उनसे भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरी बात ये है कि जो टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं जो टॉपिक है उसके ऊपर नाम लिखा है, मतलब साइंटिस्ट का नाम होता है, जो हम बोल सकते हैं कि जो टॉपिक्स प्रॉपर नाउन से शुरू होते हैं, जैसे हॉफमैन रिएक्शन है, गैब्रियल रिएक्शन है, तो ऐसे टॉपिक्स बच्चे बिल्कुल ना छोड़े, वो तो करने ही करने हैं उनको। तो क्योंकि उसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, तो वो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे पेपर लिखना शुरू करते हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि जब वो लोग MCQ का फर्स्ट पार्ट 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो C सेक्शन से शुरू करें। अच्छा, ये मेरी एडवाइस इसलिए है क्योंकि C सेक्शन में एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो बच्चा शुरू में एकदम एट द पीस ऑफ माइंड होता है, तो वो अच्छे से वो 4 मार्क का क्वेश्चन जो डिटेल में उसको आंसर करना है तो वो अच्छे से कर पाता है।
तो पहले वो सी सेक्शन से शुरू करे, उसके बाद बी पे जाए, उसके बाद ए पे जाए। इस तरह से वो कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चा जो भी सेक्शन शुरू करता है उसमें क्वेश्चंस की सीक्वेंस मेंटेन करे। ओके। तो ताकि उसको भी लास्ट में उसको भी जब कुछ टैली करना हो तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और पेपर चेकर के लिए या पेपर चेकर के लिए भी, जैसे आप पेपर लिखते हो तो पेपर चेकर का मूड जो है वो सही रखना बच्चे के हाथ में है। बिल्कुल। अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली पेपर चेकर भी उसको बहुत ही अच्छे से चेक करेगा। और जो एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा स्टार्ट करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं या तो उसको सोचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए वो ब्लैंक पेजेस छोड़ दे और उसके बाद नया क्वेश्चन, नया सेक्शन वो अटेम्प्ट करे। यानी सेक्शन को आपस में मिक्स नहीं करना है। क्योंकि इसमें कई बार ऐसा होता है, बोर्ड एग्जाम में भी हम देखते हैं कि बच्चे एक सेक्शन कंप्लीट नहीं करते, दूसरा स्टार्ट करते हैं, फिर से वो पहले वाला लिखते हैं, तो पूरा पेपर मैशअप होता है। और बोर्ड एग्जाम में जो चेकिंग होती है उसमें सेक्शन साथ अलग अलग टीचर चेक करते हैं। उसमें अलग अलग सेक्शंस अलग अलग टीचर चेक करते हैं, तो उससे बच्चे को उसके मार्क्स को अफेक्ट हो सकता है। वैसे पूरी सप्लीमेंट्री चेक की जाती है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे तो उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यानी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम्स में, क्योंकि पेपर चेकर के पास बहुत कम टाइम होता है आपका पेपर चेक करने के। आपने 3 घंटे में लिखा है, वो शायद मिनटों में पेपर चेक हो जाते हैं, और इसीलिए आपको बहुत सुंदर और अच्छी तरह से पॉइंट्स लिखने होंगे, तो पेपर चेकर को भी एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि ये पेपर अच्छा है, और उन्हें चेक करने में भी मजा आता है। मैम, पेपर स्टाइल के बारे में बताइए, केमिस्ट्री का जो पेपर स्टाइल है वो कैसा होता है? पेपर स्टाइल में उनका जो 2 पार्ट में ये पूरा पेपर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट उनका एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें 50 एमसीक्यूज उनको पूछे जाते हैं, वो जो कंपलसरी होते हैं, और हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क। तो एमसीक्यूज के लिए मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि एक भी चैप्टर ओमिट नहीं करना है। और एमसीक्यू के लिए कोई भी एक बुक पकड़ो आप, कोई भी एक बुक, जैसे बाजार में अवेलेबल है, योगी की बुक होती है, कुमार प्रकाशन की होती है, बीएस शाह की होती है, कोई भी एक बुक आप पकड़ो और एक बुक को थरली करो। सारे के सारे चैप्टर्स के सारे ही एमसीक्यूज आपको करने हैं। तो वो पार्ट ए में आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर पार्ट बी जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो 2 मार्क के एक क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें उनको 12 में से 8 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जनरल ऑप्शंस उनको मिल जाते हैं, तो उसमें ये एक आध चैप्टर को ओमिट भी करे तो भी वो अच्छा स्कोर, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन बी जो उनका होता है वो 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें वो उन लोगों को 9 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। और जो लास्ट जो सेक्शन है सी सेक्शन, उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो उसमें उनको 4 क्वेश्चन 6 में से करने होते हैं, मतलब 4 आउट ऑफ 6। तो अगर कोई बच्चा स्मार्ट है, प्लानिंग के साथ अगर वो पेपर स्टाइल को बराबर थरली वो करके करता है, तो ऑब्वियसली वो एक आध चैप्टर ओमिट करके भी पूरा का पूरा मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो आसान है। बहुत फेवरेट सब्जेक्ट मेरा रहा है हमेशा ही केमिस्ट्री, और काफी बच्चों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता है, क्योंकि फॉर्मुलेशन याद रखने होते हैं, और फॉर्मुलेशन याद करने में कभी कभी बच्चे ब्लैंक भी हो जाते हैं। मैम, एग्जाम लिखते वक्त बच्चे कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं, उनके लिए कोई खास टिप्स अगर आप दें? हाँ, और ये बात केमिस्ट्री के पेपर में बहुत कॉमन होती है, बहुत कॉमन होती है। तो इसका रीजन एक तो ये है कि बच्चा एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात जागता है। तो ये मैं एडवाइस करूंगी कि पूरी रात जाग के कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है। एग्जाम के टाइम पे एंड बिफोर 1 वीक ऑफ योर एग्जाम आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो इसके लिए आपको जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो इस तरह से करना है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि बच्चा अगर सुबह 4 या 5 बजे उठ जाता है तो उस वक्त माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस वक्त पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी होती है, और हमने जब पूरी रात की नींद ली होती है तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है। तो हमारा सबकॉन्शियस जो है वो कोई भी अच्छी चीज ग्रास्प करने के लिए तैयार रहता है। तो अर्ली जो राइजिंग है वो उनको ये हैबिट एक डालनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो जब पढ़ने बैठे, मतलब जब सुबह में वो उठते हैं तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ उनको पढ़ाई शुरू करनी है कि आज मैं जो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी वो मुझे 100% याद रहने वाला है,
और आज मैंने जो भी डिसाइड किया है वो गोल मेरा मैं अचीव करके ही रहूंगा या रहूंगी। तो ये एक पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप आपकी पढ़ाई शुरू करते हो तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। दूसरा मैं ये बताऊंगी कि अगर बच्चा सुबह जल्दी उठता है तो ऑब्वियसली उसको आफ्टरनून में थोड़ी सी नैप लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो दोपहर में जो सोना है वो 3 to 6 के टाइम में ना सोए, क्योंकि वो उसका पेपर का टाइम है, बोर्ड के पेपर का, तो उस टाइम में वो ना सोए। अदरवाइज एग्जाम के टाइम में उसको उसी टाइम पे नींद आएगी और उसके परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट आ सकता है। बच्चा अगर बोर्ड एग्जाम से पहले 3-4 पेपर भी हर एक सब्जेक्ट का लिख ले, प्रैक्टिस कर ले, तो ये इनफ है। और ये पेपर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी वो 3 to 6 के टाइम के बीच में ही करे, तो उसका माइंड और बॉडी जो है वो ट्रेन हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि उसी वक्त 3 से 6 में आप पेपर लिखने की कोशिश करिए। आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा, उस वक्त क्या मौसम रहता है, उस वक्त आप कितनी स्पीड से लिख सकते हैं। तो पेपर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप अच्छी तरह से रिलैक्स माइंड से एग्जाम देना चाहें। प्रेशर तो फील होता ही है बोर्ड परीक्षाओं का, दूसरे स्कूल में जाना होता है, टीचर्स दूसरे होते हैं और इसलिए बच्चे प्रेशर ले लेते हैं। कई बार पेरेंट्स भी प्रेशर देते हैं। मैम क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को और बच्चों को खासकर? पेरेंट्स को ये मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जो बच्चा है वो खुद अपना सेल्फ एस्टीम उसको पता है, वो अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को जानता है, वो अपने पोटेंशियल्स को भी जानता है। तो उस बच्चे को अपने पोटेंशियल के हिसाब से किस तरह से काम करना है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए पेरेंट्स काम करें। उसको प्रेशराइज बिल्कुल मत करें और उसको मतलब ये एक दिलासा दिलाए कि तुम्हारा रिजल्ट जो भी होगा वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल। और डॉक्टर या इंजीनियरिंग में जाना ही ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ब्राइट करियर्स है। तो जो पेरेंट्स है वो बच्चे को मोटिवेट करते रहे, ना कि उसको प्रेशराइज करते रहे। और कोई टिप्स आपके पास हो? दूसरी एक टिप ये मैं देना चाहूंगी कि अगर आप बच्चा पढ़ाई करता है तो इवनिंग टाइम में 6 to 7:30 के बीच में वो पढ़ाई थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये टाइम में ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की एनर्जी लो होती है, बिकॉज जो सन है वो सेट होता है और मून राइज होता है, तो दोनों की एनर्जी लो होती है। इसलिए अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो तो हम 6 to 7:30 के बीच में लो एनर्जी फील करते हैं। ठीक है, डिप्रेशन आता है, ये सब टेंशन आता है, ये सब ये टाइम में आता है। तो उस टाइम में बच्चा पढ़ाई को अवॉइड करे, पेरेंट्स भी उसको प्रेशराइज ना करे। उस टाइम में बच्चा या तो रिलैक्स हो जाए, वो म्यूजिक सुने या गार्डन में एक वॉक के लिए निकल जाए या पेरेंट्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन वो रिलैक्स हो जाए उस टाइम में, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं, परिवार वाले जो हैं, वो अपना पूरा फोकस बनाए रखें कि एक पॉजिटिव और एक अच्छा एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करें, ना कि प्रेशर वाला और घुटन वाला हम माहौल बना दे। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हम अगर पूरे साल मेहनत की है तो लास्ट में अच्छा ही रिजल्ट आने वाला है और उसके लिए प्रेशर क्रिएट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ जो मैं स्टेप्स बताना चाहूंगी कि जो हर एक बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए अपने मतलब पढ़ाई की वजह से। जैसे शुरू में ही आपने बोला कि आज 9 फरवरी है और 11 मार्च से इनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है उनके पास। तो सबसे पहला ये है कि बच्चे अपने आप में बिल्कुल पॉजिटिव रहे कि हम कर सकते हैं, ये एक एटीट्यूड डेवलप करें। दूसरा कि वो जो भी काम करते हैं तो उसके लिए एक हैबिट बनाए कि मेक द हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि जो काल करे सो आज कर और जो आज करे सो अब कर। तो कल के लिए कोई भी चीजें ना टाले, उसको आज से ही शुरू करें। दूसरा कि जब सुबह उठता है बच्चा, पढ़ाई शुरू करता है, तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को डेवलप करे कि यस थैंक यू कि आज मैं जल्दी उठ गया, आज मैंने मेरा टारगेट अचीव किया वगैरह वगैरह। तो वो एक ग्रेटिट्यूड से दिन की शुरुआत करे। दूसरा कि वो जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहे, मतलब चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो या टीचर्स हो या नेबर हो, कोई भी उसकी एग्जाम से रिलेटेड कोई नेगेटिव बातें करता है तो उससे बच्चा दूर रहे। इवन बोर्ड की एग्जाम देने भी जब वो जाए तब भी वो उसको जो फ्रेंड्स के साथ बातें करना अवॉइड करना चाहिए, उसको अपने आप के साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एंड मोमेंट पे फ्रेंड्स पूछते हैं तुमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, तो बच्चा टेंशन में आ जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट आता है। तो वो अपने आप के साथ रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे।
दूसरा कि उसको जो है कि उसको एक चीज लर्न करनी है, और वो है कि लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डू, दैट नीड टू बी डन। कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम नहीं करना चाहते, हमें नहीं अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए हमको लाइकिंग बढ़ाना पड़ेगा। मैं खुद अपने सब्जेक्ट का ही एग्जांपल दूंगी कि ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, इसलिए वो लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि बोर्ड एग्जाम अगर क्लियर करना है आपको, आपके पसंद की कोई फील्ड में जाना है, तो बोर्ड एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा, इट इज अ नीड। और वो क्लियर करने के लिए केमिस्ट्री को पास करना भी नीड है। तो केमिस्ट्री को लाइक करना शुरू करें, तो उससे फिर जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। जी, तो बहुत अच्छे टिप्स हम तक पहुंच चुके हैं, और अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाती हैं बोर्ड परीक्षाएं। केमिस्ट्री की बात थी, ये सारी चीजें ऐसी है जो हर एक सब्जेक्ट में हम लागू कर सकते हैं। मुझे लगता है बच्चों को काफी इंपॉर्टेंट सुझाव मिले हैं। मैम, एंड नोट पर अगर कुछ जोड़ना चाहें। हाँ, एंड नोट पे मैं एक चीज बोलूंगी कि जो बच्चे न्यूमेरिकल्स जब बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो वो प्लीज टेक्स्ट बुक मेथड से ही करें जी, क्योंकि बोर्ड जो है, बोर्ड का रिजल्ट है दैट इज ओनली टेक्स्ट बुक बेस्ड। तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहा है तो टेक्स्ट बुक ही आपकी गीता है, आपकी बाइबल है, आपका कुरान है। तो उसमें जो मेथड है वही मेथड को फॉलो करें। बच्चे जो JEE या नीट के क्लासेस में जाते हैं वहाँ अलग अलग मेथड से उनको न्यूमेरिकल सिखाए जाते हैं, तो वो मेथड्स बोर्ड के पेपर में अप्लाई ना करें। बिल्कुल, मेथड हमेशा टेक्स्ट बुक की होनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे ये बातें हमने आपके लिए ही की है, इसलिए आपका जुड़ना तो जरूरी है ही। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई बच्चे बोर्ड में परीक्षा दे ही रहे हैं। साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, वोडाफोन टीवी, डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है वीएनएम फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, कुछ ही दिन बचे हैं और इसलिए बच्चे अब फटाफट तैयारियां कर रहे हैं। लास्ट 1 महीना जब बचता है तब बहुत क्रूशियल वक्त हो जाता है, क्योंकि आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, उससे अब आपको रिकॉग्नाइज करना है, याद करना है और अच्छे से याद करना है। इस दौरान बोर्ड परीक्षा का प्रेशर भी होता है और इसलिए सब्जेक्ट वाइज हम रोज आपको बता रहे हैं कि आखिरकार बोर्ड परीक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारियां आप कैसे कर सकते हैं। आज बात होगी हिंदी विषय पर कि आखिरकार बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट के तैयारियों में कहीं ना कहीं लैंग्वेज के सब्जेक्ट जो है वो पीछे छूट जाते हैं और बाद में मार्क्स उन्हीं सब्जेक्ट्स में कम आते हैं। आज हिंदी की तैयारियां कैसे करें, इसकी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ शैशव स्कूल की मैम है रीना सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैम, आपको एक सुनहरा हमें मौका देने के लिए। इसके लिए विशेषकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी जो भाषा है उसको लेकर के बच्चों के अंदर जो मानसिकता ये होती है कि ये एक ऐसा विषय है जिसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम पास कर लेंगे जी। लेकिन बाकायदे तौर पे अगर हम कहा जाए कि वहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ दे ये हो जाता है कि जब उनका ओवरऑल रिजल्ट आता है और ओवरऑल रिजल्ट के जो मार्क्स आते हैं उसमें हिंदी के ही मार्क्स उनके कम आते हैं। बिल्कुल सही बात जबकि है। हमारा देश हिंदी है और यहाँ की भाषा ही हिंदी है जी। और उसी विषय में बच्चा जो है वो रुचि लेकर के नहीं पढ़ता। तो विशेषकर खाली यहाँ पे मैं कुछ चीजें ये साझा करना चाहती हूँ कि जिससे कि 10वीं और 12वीं स्तर के जो बोर्ड के छात्र हैं वो कम से कम उन चीजों पे बारीकियों से नजर डालें और तैयारी करें, जिससे कि ओवरऑल उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो रिजल्ट है वो और अच्छा स्तर जाए। रीना मैम के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले 15 साल से इसी फील्ड में हैं और हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाते हैं। उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी हिंदी विषय में कैसे की जाए। मैम, हिंदी विषय बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, लिखना भी हिंदी मुश्किल लगता है और याद करना भी मुश्किल लगता है। क्या कहेंगे, कैसे इजी वे बताएंगे हमारे बच्चों को कि वो इजी वे में हिंदी की तैयारी कर सके? अगर हम हिंदी विषय के लिए बात करते हैं, सबसे ज्यादा ये होता है कि जब उनको पढ़ना होता है बच्चों को तो वो चीज़ें उनको बोरिंग लगती हैं। तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कि उनको नाटकीय रूपांतरण में या आज की जो नए दौर की टेक्नोलॉजी आई है
उन चीजों को हम उपयोग में ला करके, और ज्यादातर अगर देखे जाए तो स्मार्ट बोर्ड, यूट्यूब, इन सब पे उन कहानियों को जो मेमोराइज करने के बाद रीडिंग करने की जगह पे वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसे सुन सकता है और देख सकता है, जिससे कि वो चीजें उसको मन में तो आएगी, उसके साथ साथ वो चीजें जो है वो याद भी रहेगी, क्योंकि वो देखा जाए तो दृश्य रूप से वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो इससे क्या है, उनकी भाषा का जो स्तर होगा वो और भी ज्यादा सुधार होगा। दूसरी तौर पे मेरा मेन मुद्दा यहाँ पर ये साझा करना है कि बोर्ड का जो अभी 1 महीने के अंतर्गत वो छात्र किस तरह से तैयारी करें कि जिससे कि आगे उनमें जो है उनकी हिंदी भाषा की गुणवत्ता में सुधार आए। तो अगर मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगी तो पहला उनका अगर मेन होगा कि वो पहले समय सारणी तैयार करें। भले हिंदी में रुचि नहीं है तो मैं कह रही हूँ कि जब अन्य विषयों से जब वो उब जाए, उसके बाद वो थोड़े समय के लिए जो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो फ्रेश होकर के आए और वो हिंदी विषय के स्तर पर ही ध्यान दें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहना चाहें तो वो जैसे जो जहाँ तक कहानियां हैं, जो कहानी के रूप में हिंदी की जो विधाएं आती हैं निकल करके, जैसे कहानी विधा, लेखन विधा, संस्मरण, रेखा चित्र, तो उन सब पे लेकर के जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो जैसे जो उनकी कहानियां हैं तो कहानियां वो सुन ले ना, अगर पढ़ने के लिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो उनको जो है एक बार वो सुन ले और समझ ले, इससे तो उनका एक पाठ तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि वो 5 मिनट के अंतर्गत ही वो बच्चा जो है पूरा प्रिपेयर कर लेगा। फिर उससे रिलेटेड जब बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों को वो आराम से उसका जवाब दे सकता है, क्योंकि वो चीजें जहन में उतर गई। हाँ, जहन में उतर आएगी। दूसरी चीज अगर वो हम पद्य को लेकर के बात करें, क्योंकि जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है बोर्ड स्तर का, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से उनका गद्य, पद्य और भाषा, रेखा चीज, सारी चीजें जैसे कह रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से बच्चा जो है जो पद्य को लेकर के यानी पद्यांश या काव्य को लेकर के उनकी एक अलग ही गाथा होती है कि कभी कभी उनको वो रुचिकर नहीं लगता, कुछ छात्रों को रुचिकर लगता है, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो 100% में से 2-3 बच्चों को ऐसा लगता है। तो काव्य का जो मॉरल ऑफ द वैल्यू है, यानी जो मुख्य तौर से उसका उद्देश्य है, बच्चों को उनको जानना चाहिए। जैसे कि अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो अध्यापक को पढ़ाते समय उनको जो है उसका मॉरल मुख्य रूप से जहन में उतार ले। अगर उस समय नहीं कर पाए तो अभी बोर्ड आ गया है, अब हमारे पास समय भी नहीं है, तो मॉरल ऑफ द चैप्टर का जो मुख्य जो इंट्रोडक्शन भाग होता है जहाँ पे प्रारूप तैयार करते हैं, उसको वहां से पढ़ ले, उनको तुरंत ही मॉरल मिल जाएगा। और नहीं है तो उनके अध्यापकगण ऑलरेडी ऐसी चीजें होती है कि जो बोर्ड के अध्यापक होते हैं वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं अपने बच्चों के लिए। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी याद कर ले तो आप लिख सकते हैं। नहीं, याद कर ले और काव्य को तो समझ ले। कहानी को याद, यहाँ पे याद करना नहीं, उसको समझना है और जहन में उतारना है। क्योंकि भाषा एक चीज है जहाँ पे रट्टा मार नहीं चले। भाषा तो हृदयात्मक है, भाव है जो उतर के आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो समय सारणी तैयार करें। पहले अगर मान लो हमारा जो है 10th की बोर्ड में 22 पाठ है तो 5 पाठ के स्तर को डिवाइड कर लें वो। जैसे कि 4 पाठ आज पढ़ ले, 5 पाठ ऐसे, क्योंकि उनके सारे विषय हैं तो उनको ध्यान देन कर, तो सारे पाठ तो एक साथ वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो 2-2 करके वो आधा घंटे का समय दे। हिंदी के लिए बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। वो अगर एक समय सारणी बनाएगा, उसके अनुरूप चलेगा तो वो उसमें अव्वल मार्क्स ला ही सकता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वो जो हमारे अनसॉल्व प्रश्न पत्र हैं जो पिछले 1-2 साल 3 साल से जो बोर्ड में आ रहे हैं, उनको भी वो लेकर के उसका पूरा जो है वो उसको सॉल्व करे। यानी उसको अगर देखा जाए तो उनको पूरा तरह से वो फिर से एक तरह से लिखे और वो लेखिक काम करे। लेखिक काम करने का मतलब यहाँ लिखित रूप से, क्योंकि जब भी बच्चा देगा आंसर या वो जवाब जब भी देता है तो वो लिखित रूप में होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लिखित जो है वो वहाँ समकक्ष जो है वो बच्चा तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, वहां पर उसकी सप्लीमेंट्री ही रहेगी और जो उसके प्रारूप को वहां पर रखेगी। तो वो एक बार लेखन विधा पे वो ज्यादा ध्यान दे। सप्लीमेंट्री मतलब कि जो पेपर्स हैं 2 साल 3 साल के, उनको तैयारी करके उनके अनुसार वो लिखे और प्लस उन चीजों को वो याद भी करता रहे, जिससे कि वो
खेलता भी रहे तो वो चीजें वो समय में आ जाएंगी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी जो उनके पास समय भी नहीं है तो साप्ताहिक वाद के अनुसार वो समय सारणी निश्चित कर लें। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वो वैकल्पिक प्रश्न जो व्याकरण विधा है जिनमें 18 मार्क्स की गुणवत्ता होती है, तो वो बच्चे एक कह के दो कह करके कि 1 मार्क्स जाएगा तो जाने दो, 2 मार्क्स जाएगा तो जाने दो, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी उनके ग्रामर पढ़ना बच्चों को मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल लगता है। वही पॉइंट मेन है यहाँ पर कहने का मतलब। विशेषकर ये मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहाँ पर व्याकरण का है वहां पर बच्चों को खाली समझना है, और वो 18 मार्क्स तो जो है उनकी समझ के कारण ही एक एक करके आ जाएंगे। यानी ग्रामर पे अगर फोकस करें तो ज्यादा अच्छे मार्क्स बच्चे ला सकते हैं। हाँ जी। पेपर स्टाइल के बारे में जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि बोर्ड की हिंदी की पेपर स्टाइल क्या है, कितने मार्क्स का कहाँ वेटेज मिलता है मैम? देखिए मैम, एक्चुअली मैं अगर 12वीं स्तर की बात करूँ तो 12वीं स्तर की जो गुणवत्ता अगर बोर्ड के हिसाब से अगर आपको गुजरात बोर्ड का देखा जाए तो उनका जो पहला जो होता है पद्य विभाग में इनकी जो वेटेज है वो अलग अलग से डिवाइड की गई है। इसमें पहला अगर आप देखो जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर गुणवत्ता में 25, पद्य में 25, गद्य में 25 मार्क्स, यानी 25-25। और फिर बाद में उसका अगर व्याकरण विभाग में देखा जाए इनका तो जो है वो टोटल जो है 20 मार्क्स आता है इनकी 12वीं कक्षा के लिए। और दूसरे स्तर पे अगर हम देखें उसमें तो उनका जो है लेखन विधा में अगर देखा जाए तो लेखन विभाग को ड यानी डी और ई विभाग में बांटा जाता है। तो ड वाले में जो होता है वो 15 होता है, और जो ई वाले में मतलब कि ई विभाग होता है वो भी 15 मार्क्स का ही होता है। लेकिन यह जो 30 मार्क्स है वो छात्र जो है बड़ी आसानी से ले सकता है, खाली वो अपनी राइटिंग स्किल यानी लेखन विधा को सुधार करके ले सकता है। जिसमें आप अगर देखेंगी 15 मार्क्स के स्तर पे जो प्रश्न आएंगे उसमें तो मुख्य रूप से कहानी लेखन, यानी कहानी तो आपको दिया ही रहेगा, केवल कहानियों को जोड़ना है और उनको लेखन करना है। फिर पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ में से प्रश्न अपने आप ही अवतरित रहेंगे, केवल छात्र को विशेषकर पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। और इसमें शॉर्ट अगर काव्य व्याख्यान पे आ गया 2 लाइन का काव्य व्याख्यान वो 5 मार्क्स का आएगा। उनको छात्रों को खाली वो 2 लाइन का व्याख्या कर देना है, अपने भाव उतार देने हैं, बस वो 5 मार्क्स। और दूसरी अगर हम वापस निबंध विधा पे इस पे आ जाते हैं तो वो उनका ई विभाग के अंतर्गत आएगा। एक पत्र लेखन रहेगा, जो पत्र लेखन तो मैं कहती हूँ कि एक ऐसा लड्डू है जो बच्चों के हाथ में शुरू से ही दिया गया है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, और उनके शुरू से ही ये चीजें वो तो अध्यापिका कहती रहती है कि भाई पहले से तैयारी करो, ये 5 मार्क्स के आएंगे, ये 10 मार्क्स के आएंगे। तो जो चीजें उन्होंने लेट गो कर दिया यानी जाने दिया है, अभी उसमें से मार्क्स लेने का मौका है विशेषकर, क्योंकि यही जीवन का वो जो जरिया है जो आगे जाकर के परचम लहराएगा। तो ये कम से कम जो उनके 5 मार्क्स हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि पहले से हमें पत्र लेखन का जो प्रारूप है वो प्रारूप न बदले, क्योंकि छात्र क्या करते हैं कि पत्र लेखन में उनकी त्रुटियां यही उभर करके आती हैं कि जो पत्र लेखन का जो सेट फॉर्मेट उसका फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट की जगह पे जहाँ पे एड्रेस लिखना हो तो वो उनका जो विपरीत दिशा में चला जाता है। तो चीजें जो पैटर्न अभी चल रही है उनको उसी को फॉलो करना है, उसी तरह से लिखना है, क्योंकि हर अध्यापक 10वीं 12वीं का अपने छात्रों को विशेषकर उसने अवगत कराया और पैटर्न लिखा करके ही पत्र लिखवाता है। तो ये 5 मार्क्स तो पूरे नहीं, अगर मैं बोलूं कि बोर्ड में अगर लेना है एज अ अध्यापिका, अगर हम चेकिंग पे जाएंगे तो भी हम 3.5 उनको रखेंगे ही रखेंगे अगर वो पत्र लिखा है पूरा। लेकिन पत्र अगर वो लेखन विधा को ही छोड़ करके आएगा तो कोई भी अध्यापक कुछ कर नहीं सकता। बोर्ड में पेपर स्टाइल के साथ साथ पेपर लिखने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि पेपर चेकिंग की भी वहाँ अलग स्टाइल होती है। तो मैम पेपर लिखते वक्त पॉइंट वाइज लिखना कितना जरूरी होता है, क्योंकि जो चेकर होते हैं वो बहुत फटाफट वहाँ पेपर चेक करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैम अगर पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखने का कला, सबसे पहले देखो हिंदी जो भाषा है, भाषा में विशेषकर सारी चीजें पॉइंट वाइज तो नहीं हो सकती। मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको प्रारूप की प्रश्न उत्तर आए तो कैसे लिखना है उनको। जैसे कि इनका मुख्य रूप से जो 10वीं 12वीं के छात्र हैं उनके प्रश्न उत्तर वही आएंगे कि जो है 2 मार्क्स के,
3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, और 12वीं स्तर में एक 10 मार्क्स का आता है। जी। तो उनके लिए सबसे पहले त्रुटि बच्चे छात्र वहीं पे करते हैं कि जो प्रश्न के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार जो पूछा जाता है, वहां पे वो जो है 1-2 लाइन के सेंटेंस या 1-2 लाइन के वाक्य लिख देते हैं, तो उससे उनको मार्क्स तो मतलब कि उनको मिल नहीं सकता। कि इसलिए मेरा सुझाव यही है कि जवाब लिखते समय गुणवत्ता को देखो कि 2 मार्क्स का है, उसके अनुरूप आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 3 मार्क्स के हैं तो 3 कम से कम उसको जो है 2.5 पैराग्राफ में ले जाओ, यानी पैराग्राफ वाइज ही लिखो। क्योंकि ये जो पद्य और गद्य की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वहां पर आपको पॉइंट जो है डिस्क्रिप्शन करना नहीं है। अगर लघु कथाएं हैं, संस्मरण है, जीवनी है, तब आप उनपे जो है ये विचार डाल सकते हो, उनकी जीवनी के बारे में आप लेखन कुछ कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी हमें पॉइंट आउट नहीं करेंगे, उनकी विचारधारा को ही डालेंगे जी। लेकिन निबंध में अगर देखा जाए तो निबंध क्या है कि मान लीजिए जैसे बोर्ड में वो 10 मार्क्स का होता है, तो बोर्ड में अगर निबंध 10 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा विशेषकर ये ध्यान देना है हमें कि बच्चा जो है अगर 300 शब्दों का है, 400 शब्दों का, तो वो घबरा जाता है जी। वो घबराए नहीं, बल्कि उसी को पॉइंट वाइज करे और हर पॉइंट को जो विश्लेषण करे और विशेषतर विस्तार करे जी, जिससे कि वो पैराग्राफ में ले जाए। और हर पॉइंट उसका पैराग्राफ में जाएगा तो अपने आप 3 से 4 पेज का निबंध उसका तैयार हो जाएगा। तो निबंध लेखन में वो इस चीज का ध्यान दें। और एक चीज और ये ध्यान देना है उनको कि अभी निबंध लेखन की जो भी प्रतिस्पर्धा, जो ज्वलंत चीजें हमारे भारतवर्ष में चल रही है, उनके टॉपिक को पूरे तरह से तैयार करें। जैसे कि अगर अभी देखा जाए तो रिसेंट का जो रहा वो अयोध्या मामला, रामलला प्राण प्रतिष्ठा, तो वो सारी चीजें, फिर चंद्रयान 3, फिर जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड तो एक ना एक कुछ न कुछ आने वाला ही है, तो वो 10 मार्क्स तो उनका पहले से ही तैयार रहेगा। बिल्कुल सही बात है। मैम की बातों से तो ऐसा लगता है कि हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त निकालने की जरूरत है। और मेन सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स वगैरह के बीच बीच में आप लैंग्वेज को भी पढ़ते रहें, आपका दिमाग भी थोड़ा चेंज होता रहेगा और साथ ही आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी भी हो जाएगी। चलिए एंड नोट पर मैम बच्चों को कोई टिप्स देना चाहे तो, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही है। देखिए एंड मैम पे बच्चों के लिए बस मेरा यही सुझाव रहेगा कि ज्यादा वो बोर्ड के परीक्षाओं में हिंदी के विषय को लेकर के बहुत घबराए नहीं, व्याकरण को लेकर के इतनी घबराहट ना रहे, बल्कि उसको पहले से ही समझ के तैयार करके रखे। दूसरी चीज अगर कहे तो निबंध लेखन वो पॉइंट वाइज ही लिखे। और तीसरी चीज लेखन विधा सुंदर और सुव्यवस्थित लिखे। 2-3 साल के पेपर को वो सॉल्व करें और पुनः उनको घंटा निर्धारित करें, 3 घंटे के अंतर्गत एक बार लिख करके वो पूरा करके सप्लीमेंट्री जो है वो कम से कम अपने अध्यापक या अध्यापक को, विषयगत अध्यापक को जो है अवगत करा दें, जिससे कि आपकी रुझान भी बढ़ा रहेगा। दूसरा जो है लेखन विभाग लिखना तो सही है, लेकिन उसको विभाग वाइज लिखना, जैसे ए विभाग, बी विभाग, डी विभाग और सी विभाग। ये 10वीं कक्षा में जो चीजें डिवीजन वाइज दिया जाता है, बच्चे कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं और एक ही डिवीजन में 2 स्तर लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल गलती ना करें। भले ए विभाग का हमें 10 प्रश्न के जगह पे 5 प्रश्न आ रहा है तो 5 को अटेंड करिए, दूसरे 2-3 के लिए थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, दूसरा विभाग आप शुरू कर दीजिए, दूसरा विभाग जितना आ रहा है उतना अटेंड करो। अलग-अलग सेक्शन, अलग-अलग शिक्षक चेक करते हैं, है ना जी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये गलती बिल्कुल ना करिए, नहीं तो रहा सा जो मार्क्स हमारे पास 1-2 आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे। एक पॉइंट ये रहेगा कि सप्लीमेंट्री खाली ना जाने दें, उसमें आप लिखिए और प्रश्नों के अनुरूप आप उसका उत्तर लेखन करिए। और दूसरी चीज हिंदी में सुधार करके ही आप बाकी ओवरऑल मार्क्स को सुधार कर सकते हो और आपका रिजल्ट का स्तर ऊपर तभी आएगा जब तुम जो है अन्य भाषाओं के साथ आप सब इस हिंदी भाषाओं पर भी विशेष ध्यान दोगे, तो ही स्तर अपने आप ऊंचा हो जाए। बिल्कुल सही बात है। हिंदी राजभाषा भी है और बहुत सारे लोगों की मातृभाषा भी है, और इसीलिए हिंदी बहुत आसान लगती है क्योंकि हिंदी की हम फिल्में देखते हैं, हिंदी में ही बचपन से काफी चीजें देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो हिंदी के जो थॉट्स है वो तो हमारे मन में होते ही हैं। सिर्फ उसे लिखना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो टिप्स हमने साझा किए हैं मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत काम आएंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वैसे हमेशा जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ
वही बातें चर्चा में लाई जाती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई हो। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए हमारे पास कुछ खास टॉपिक, कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां होती है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।